हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्रिटिकल थ्योरी पर, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्रिटिकल थ्योरी टुडे। लेटेस्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये 3 टॉपिक्स डिस्कस किए: मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी और मार्क्सिस्ट अप्रोचेस। और अभी यही टॉपिक्स हम लोगों के आगे चल रहे हैं, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी, इस टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म आएगा, सुपर डिसिप्लिनरी आएगा और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आएगा। आज की वीडियो में पहले आप लोगों को बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्रिटिकल थ्योरी मार्क्सिज्म के एलिमेंट्स को और उनके आइडियाज़ के साथ ब्लेंड होकर कैसे इवॉल्व हुई, स्पेशली अराउंड दीज कंसेप्ट्स, जिसमें से ये 2 आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और आज की वीडियो में सिर्फ ये 2 कवर होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ओरिजिन हम लोगों को पता है कि क्रिटिकल थ्योरी को जर्मन थिंकर्स ने डेवलप किया था एज ए यूरोपियन सोशल थ्योरी। फिर इसको हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ फासिज्म के थ्रू शेप दिया गया और फिर ये ट्रांसफॉर्म हो गई मॉडर्न कैपिटलिज्म में। आज हम बात करेंगे मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म और क्रिटिकल थ्योरी किस तरह हमारी ज़िंदगी को और हमारे फैसलों को शेप करती है। हम ये समझेंगे कि ये नज़रियात किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं और ये हमारे माशी हालात और ख़यालात को कैसे मुतासिर करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियलिज्म क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी सोच और ज़िंदगी को समझने का तरीका हमारी मटेरियल कंडीशन से मुतासिर होता है। मटेरियल कंडीशन में मनी, जॉब, आपके फ़िज़िकल रिसोर्सेज, ये सब आ जाता है। सिंपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, इफ़ यू डोंट हैव मनी, योर वे ऑफ लाइफ एंड डिसीजंस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मटेरियल कंडीशंस। और अगर आपके पास जॉब है, अच्छा घर है, बैंक बैलेंस है, then your material condition will be better, then this will impact your decisions and thinking। तो मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि हमारी सोच और फैसले ज़्यादातर हमारी माशी हालत से मुतासिर होती है। अब आइडियलिज्म पर बात कर लेते हैं। आइडियलिज्म क्या है? ये कहता है कि हमारे ख़यालात और बिलीव्स हमारी सोच को बनाते हैं, ना कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स। यानी हम वो नहीं करते जो हमारे पास है, बल्कि हम जो समझते हैं कि सही है हम वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एनिमल राइट्स के बारे में बिलीव रखते हैं, तो चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो, आप वेगन बन जाएंगे, क्योंकि ये आपके वैल्यूज़ हैं, ना कि आपकी माशी हालत। इसी तरह अगर आपको फ्रीडम या जस्टिस की अहमियत है, तो आप उसके लिए कोशिश करते हैं, चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम भी हों। अब आइडियलिज्म ये कहता है कि हमारी सोच और फैसले हमारे ख़यालात और बिलीफ से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और मटेरियल कंडीशन क्या कहती है कि हमारी सोच और फैसले ज़्यादातर हमारी माशी हालत से मुतासिर होते हैं। अब इन दोनों के बारे में क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है कि ना सिर्फ मटेरियलिज्म और ना ही आइडियलिज्म में से कोई एक काफ़ी है, बल्कि इन दोनों का कम्बिनेशन हमारी समझ बूझ को मुकम्मल करता है। ये नज़रिया कहता है कि हमारी मटेरियल कंडीशन और कल्चरल आइडियाज़ दोनों को समझना चाहिए, ताकि हम पूरी तस्वीर को देख सकें। हम पीछे पढ़कर आए हैं होकहाइमर को। होकहाइमर के अकॉर्डिंग क्रिटिकल थ्योरी में हमें ना सिर्फ मटेरियल कंडीशंस, बल्कि लोगों के ख़यालात और बिलीव्स को भी देखना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें माशरती और माशी दोनों पहलुओं को समझना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि लोग किस तरह कोई फ़ैसला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लाइमेट चेंज पर गौर करें। मटेरियलिज्म कहेगा कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से माहौलियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, जबकि आइडियलिज्म कहेगा कि हमें माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। और क्रिटिकल थ्योरी क्या कहेगी कि दोनों की वजह से हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और कल्चरल बिलीव्स दोनों को देखते हुए ये फ़ैसला हुआ। आगे बात हुई कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो हमारी सोच को और फैसलों को शेप देने में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर इनमें आर्ट और कल्चर का जिक्र हुआ। हमारी कल्चरल वैल्यूज़ और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हमारी ज़िंदगी के बारे में हमारे ख़यालात को मुतासिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुपर हीरो मूवीज़ जो हैं
ये फिल्म्स हमें करेज और सेक्रीफाइस के बारे में सिखाती हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट की दुनिया का हिस्सा हैं और प्रॉफिट्स कमाने के लिए बनाई गई हैं। जैसे टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें कुछ ट्रेंड्स दिखाते हैं जो हमारे इंटरेस्ट और कल्चरल एक्सप्रेशंस को शेप देते हैं। इसका मतलब ये है कि कल्चरल वैल्यूज़ और इकोनॉमिक मोटिव्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्रिटिकल थ्योरी हमें सिखाती है कि हमारी मटेरियल कंडीशंस और कल्चरल बिलीव्स दोनों हमारी ज़िंदगी, फैसले और एक्शंस को शेप देते हैं। इन दोनों का कम्बिनेशन हमें ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझने में मदद देता है। अब इसके अलावा हम लोगों को वेबर्स के आइडियाज़ मिले। वो क्या कहते हैं कि रैशनलाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेड सोसाइटी का सबब बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, जैसे फेसबुक का उसके यूज़र्स के डेटा को मॉनिटर करना। देन कंसर्न्स अबाउट द इंडिविजुअल, फ्रैंकफर्ट स्कूल को ये डर था कि एडमिनिस्ट्रेड टोटलिटी इंडिविजुअल को दबा देगी, जैसे कॉरपोरेट कल्चर या कैंसिल कल्चर जो इंडिविजुअलिटी को दबाने का सबब बन सकते हैं। हमने देखा कि क्रिटिकल थ्योरी ने मटेरियल कंडीशंस और कॉन्शियसनेस को जोड़कर सोसाइटल इश्यूज़ को समझने का नया नज़रिया दिया। जब आप अगली बार कोई फ़ैसला करें तो सोचें, क्या आपका फ़ैसला आपकी माशी हालत से मुतासिर है या आपके ख़यालात और वैल्यूज़ का असर है। इन शॉर्ट, क्या देखा हमने क्रिटिकल थ्योरी के बारे में कि क्रिटिकल थ्योरी कहती है कि समाजी निज़ाम मुस्तकिल नहीं बल्कि माशी हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। देन हमने देखा क्रिटिकल थ्योरी में मटेरियल रियलिटी और कॉन्शियसनेस के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जाता है। ये था हमारा मटेरियलिज़म एंड आइडियलिज़म। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं सुपर डिसिप्लिनरी के ऊपर। तो सुपर डिसिप्लिनरी क्या है, इधर से देख लेते हैं। हॉकहाइमर वांटेड टू स्टडी ह्यूमन सोसाइटी by combining different academic fields like philosophy, sociology, arts, and humanities. He believed social life is very complex and to understand it, we must study state, law, economy, religion, and culture together. यानी इसने डिफरेंट एकेडमिक फील्ड्स को इकट्ठा किया सोशल लाइफ को समझने के लिए। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आजकल क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक और फिलॉसफी इन सब को इकट्ठा किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है एक चीज़ को समझने के लिए। सेम हॉकहाइमर ने भी यही कहा। देन इसके अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ें मिलती हैं। हॉकहाइमर के कुछ कंसेप्ट्स दिखते हैं जिसमें फर्स्ट आ रहा है मूविंग फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी टू सुपर डिसिप्लिनरी। हॉकहाइमर ने कहा कि हम सिर्फ एक टॉपिक मसलन सोशियोलॉजी या फ़िलासफ़ी पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें मुख्तलिफ़ ख़यालात को जोड़ना होगा ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। जैसे पीछे हम लोगों ने बात की मटेरियलिज़म और आइडियलिज़म में। फिर डिफरेंट फील्ड्स को कंबाइन करने की इन्होंने बात की। फिर इन्होंने क्रिटिक की ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स के ऊपर। हॉकहाइमर ने सोशल साइंसेस पर तनकीद की कि वो फ़िलासफ़ी को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ छोटे मसाइल का मुतालिया करते हैं। उन्होंने पॉजिटिविज़म पर भी तनकीद की कि ये भी फैक्ट्स और साइंटिफिक मेथड्स को लेकर चलता है बस। इसकी एग्जांपल हमारे सामने ये है कि जैसे डाटा साइंसेस अक्सर सोशल और मॉरल एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज कर देती है और डाटा पर तवज्जो देती है, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। हॉकहाइमर चाहते थे कि फ़िलासफ़ी और सोसाइटल रिसर्च एक साथ काम करें। जैसे आज इन्वायरमेंटल जस्टिस में थ्योरी और एक्टिविज़म साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट उन्होंने क्रिटिक की मार्क्सिज्म और सोशल साइंस पर। कुछ प्रॉब्लम्स देखे गए मार्क्सिज्म थ्योरी के अंदर। उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर जोर देता था। इनका कहना था कि इकोनॉमिक लाइफ के कल्चर और कॉन्शियसनेस को भी देखना ज़रूरी है। जैसे आज सोशल मीडिया कल्चर को समझने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का इस्तेमाल अहम है। इसके बाद फिर स्टडी हुई वर्किंग क्लास के ऊपर, एम्पिरिकल स्टडी हुई। उन्होंने इसके अंदर वर्किंग क्लास के कुछ बिहेवियर्स को स्टडी किया, जैसे कॉन्शियसनेस, उनका पॉलिटिकल और सोशल एटीट्यूड, ये सब। इस स्टडी की फाइंडिंग्स ये आई कि उन्होंने पाया कि जर्मन वर्किंग क्लास में रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल कमज़ोर था और वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं थे।
इसकी मॉडर्न एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो आज के दौर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे नज़रियात को अहमियत नहीं मिलती, बिकॉज़ लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स को छोड़कर कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर जोर देते हैं। फिर लास्ट पे उन्होंने एक और क्रिएटी की लिमिटेशंस ऑफ सोशल साइंसेज के ऊपर, कि सोशल साइंसेज में लिमिटेशंस हैं क्योंकि ये छोटे मसाइल को देखते हैं और पूरे माशरे के स्ट्रक्चर को समझने में नाकाम रहते हैं। अब इसकी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा आई है, तो इसकी एग्जांपल में जैसे आप लोग देख लें सोशल मीडिया एडिक्शन को, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पर तनकीद करती है लेकिन बड़ी कंपनीज़ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर बात नहीं करती। एक बंदा अगर 6 घंटे इंस्टाग्राम पर गुजार रहा है, उनको बस ये नज़र आता है, वो ये नहीं देखते कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, ये अपनी कंपनीज़ को डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं कि उनके यूज़र्स उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जाएं ही नहीं। फिर एड्स देते हैं, रियलिटी से बिल्कुल फार फेच्ड आइडियाज़ दिखाते हैं। तो उनका कहना ये है कि सारे एस्पेक्ट्स को देखो फिर तनकीद करो। फिर इसके अंदर ये भी इंडिविजुअल बिहेवियर को भी देखा जा सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर 6 घंटे बैठा हुआ है तो वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, या सच में टाइम वेस्ट कर रहा है, या कोई फ़ायदे का काम कर रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखना होता है, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि 6 घंटे से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है वो। कंक्लूजन कर लेते हैं, हॉकहाइमर ने सोशल साइंसेस के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स मुकर्रर किए जहां नज़रिया, थ्योरी और प्रैक्टिसेस साथ मिलकर काम करें, लेकिन वो ख़ुद भी इन स्टैंडर्ड्स को मुकम्मल तौर पर हासिल ना कर सके। दैट्स इट, हम लोगों का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें।